इसके पहले हम लोगों ने भाग 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसके तहत भारत के राज्य, ठीक है, और उसके बाद भारत की नागरिकता के संबंध में, मूल अधिकार के संबंध में, और आपके नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में और मूल कर्तव्य के संबंध में हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं जहाँ से हमारी प्रशासन, जहाँ से शुरू होता है भारत का प्रशासन, उसके विषय में कहाँ से, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हमारे संविधान में उल्लेख प्राप्त होता है। तो आप हेडिंग डालिएगा संघ। आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, देखिए भारत राज्यों का एक संघ है और हमारे यहाँ जो शासन पद्धति अख्तियार की गई है वो संसदीय शासन व्यवस्था ग्रहण की गई है। शासन व्यवस्था के दो पार्ट माने गए हैं, दो भाग माने गए। एक तो अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल रूल, और दूसरा जो है पार्लियामेंट्री रूल है या संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अध्यात्मात्मक जो रूल है वो हमारे पूरे विश्व में अगर किसी का उदाहरण दिया जाता है तो अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लागू है। हमारे यहाँ क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था का की प्रणाली का हम लोगों ने संविधान के द्वारा अख्तियार किया है। यह शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। तो इस शासन व्यवस्था में राष्ट्र का एक प्रमुख होता है। पूरी व्यवस्था जो है उस प्रमुख के नाम से ही संचालित की जाती है। किसकी? राष्ट्र की। ठीक है, तो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वह हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसको राष्ट्र का प्रमुख माना गया है। चूंकि यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तो ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है? सम्राट होता है। ठीक, यह सम्राट वंशानुगत है, वंशानुगत है, और हमारा जो प्रमुख है वह निर्वाचित है। इसी निर्वाचन के कारण भारत को एक गणतंत्र कहा गया है। इसी निर्वाचन के कारण भारत को क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, बस हमारे और ब्रिटेन के संविधान में जो उसका जो प्रमुख है उसका सिर्फ अंतर यही है, यहाँ भी प्रधानमंत्री के अंतर्गत समस्त शक्तियां उन्हीं पे केंद्रित है। नाम औपचारिक रूप से राष्ट्रपति का होता है लेकिन जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद की सहायता के साथ कार्य का संचालन करता है, लेकिन औपचारिक प्रमुख जो राष्ट्र का होता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति कहलाता है। बस हमारे और ब्रिटेन में अंतर क्या है कि ब्रिटेन में वंशानुगत है और यहाँ निर्वाचित है, और निर्वाचित होने के कारण हम क्या कहलाते हैं? एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आपका प्रेसिडेंट है भारत का। यहाँ से भी हमारे कमीशन के द्वारा काफी प्रश्न उठाए गए हैं विगत वर्षों में, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति के विषय में जान लेते हैं तो राज्यपाल के विषय में करीब करीब आप 2/3 आप जान लेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो राष्ट्रपति को बड़े अच्छे तरीके से आप समझिएगा। तो हमारा संघ कहां से शुरू है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, 52 से लेकर 51 तक राष्ट्रपति। अब हम राष्ट्रपति को शुरू करते हैं।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्र प्रमुख। यानी कि राष्ट्रपति के विषय में जो चर्चा की गई है वो कहां पे की गई है? वो आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52। ठीक, देखिए कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसको आप दिमाग पे रखिएगा। आज मैं इसको आपको बताता चलूंगा कि किस आर्टिकल्स पर आपको फोकस करना है। एक तो पहला 52 पर, दूसरा आपका आर्टिकल कहता है आर्टिकल 53। ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, आप इन दोनों अनुच्छेद को, इन दोनों आर्टिकल को दिमाग में रखिएगा, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53, दो ये हो गए। इसके बाद आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, ये भी दिमाग में आप अपने जहन में रख लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसकी चर्चा यहां पर की गई। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। ठीक, और यहां पर अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? निर्वाचन की रीति, निर्वाचन रीति, यानी कि निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग आज संसद विधायक का चुनाव करते हैं तो वो आम पब्लिक करती है। ठीक है, जो मत देने के योग्य होता है वो हमारे यहाँ विधायक का चुनाव करता है और सांसद का चुनाव करता है। उसी प्रकार से निर्वाचक मंडल के द्वारा आपका राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और किस पद्धति से होगा इसका उल्लेख कहां पे प्राप्त किया गया है, दिया गया है, वह 55 में। ठीक है, और आर्टिकल 56, ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि के विषय में, वह कितने वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा, इसकी चर्चा 56 में की गई। ठीक, इसको क्या कहेंगे? पदा। ठीक, और 57 छोड़ दीजिए, आर्टिकल 58 में आ जाइए। 58 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं क्या है, क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, तो योग्यताएं ये कहां दिया गया है? 58 में। अब बाकी आर्टिकल्स के विषय में जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अब हम आते हैं यहां पर, आप 52 में देखिएगा भारत का एक राष्ट्रपति। ठीक, 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है, और 55 में निर्वाचन की रीत की बात की गई है, और 56 में पदावधि, और 58 में योग्यताएं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, हमारे यहाँ भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है, उसका निर्वाचक मंडल कौन होता है, उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। ये हमारे यहाँ कमीशन में कई बार इससे संबंधित प्रश्न आए हैं। ठीक है, इस पे अब हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहली बात तो योग्यताएं देख लीजिए। 58 को, आर्टिकल 58 को देख लीजिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं में क्या है कि उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? उम्र 35 वर्ष, 35 वर्ष से कम उम्र ना हो। ठीक, दूसरा क्या है? भारत का नागरिक,
भारत का नागरिक। भाई भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता दी गई है वैसी योग्यता भारत के राष्ट्रपति के लिए भी है। ठीक है। और एक और दिया गया है कि जिस समय उसका निर्वाचन हो रहा हो उस समय वह कोई लाभ का पद धारण न किया हो, यानी कि लाभ का पद धारण न हो। ठीक। देखिए लाभ के पद के अंतर्गत इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कौन कौन सा पद जो है जो लाभ के पद नहीं माना जाता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, ठीक है, अपने पद पे रहते हुए भी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि इसे वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत और राज्य सरकार के अधीन जो स्थानीय सरकारें हैं उन सरकारें के अधीन रहते हुए अगर कोई लाभ का पद आप ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो आप निर्वाचन के लिए अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भारत का नागरिक, 35 वर्ष उम्र, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद धारण न करता हो, ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक। देखिए लाभ के पद में आप इसको ये समझिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर वो अपने पद पे रहते हुए दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक। उपराष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। ठीक। मंत्रिपरिषद का सदस्य भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक। लेकिन भारत सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन या स्थानीय सरकार जो मेरी नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायत है, ग्राम, उसके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति लाभ का पद अगर धारण कर रहा हो तो वह हमारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। मंत्रिपरिषद का सदस्य जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य है किसी राज्य के, किसी संघ के अधीन, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है। वह उस पद पे रहते हुए चुनाव के लिए लड़ सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए ये आपकी योग्यताएं हो गई। योग्यताएं के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल कैसा होना चाहिए, क्या हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो निर्वाचक मंडल के लिए निर्वाचक मंडल, ठीक, इसके लिए कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होंगे। ठीक है। यानी कि आप ध्यान में रखिएगा, लोकसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य या विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसके मेंबर मतलब नहीं बनेंगे, निर्वाचक मंडल के मेंबर नहीं बन सकते। और इसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं है। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एक प्रश्न आ चुका है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, पहला लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इस ध्यान पे रखना, इस शब्द पर ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। ठीक है। मनोनीत सदस्य, जैसे हमारे यहाँ आपके लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य हमारे यहाँ मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 सदस्यों का आर्टिकल 331 के तहत उसको मनोनीत करता है। ठीक है।
उसी तरीके से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, जैसे वो कला से, विज्ञान से, साहित्य से, इससे संबंधित अगर है, ठीक है, सामाजिक सेवा से संबंधित है, तो 12 सदस्य राज्यसभा के मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये मनोनीत सदस्य हमारे यहाँ भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो निर्वाचित सदस्य कौन कौन से होने चाहिए? लोकसभा तथा राज्यसभा के होने चाहिए, और किसके होने चाहिए? विधानसभा के, विधानसभा के, ठीक है। विधान परिषद इसमें शामिल नहीं है, यानी कि जहां पे जिस राज्य में विधान परिषद है उसके सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है। और एक चीज और बता दें, संघ राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है, उसमें 2 जगह दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, इन दोनों जगह विधानसभा है, विधानसभा है। और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया, ठीक है। समझ में आया? अंशु जी, बात मेरी वो सन हमको क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता है, ठीक है। सन जरा आप देख लीजिएगा, सन क्लियर मुझे नहीं है कि किस सन में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी और दिल्ली के विधानसभा को इसमें शामिल किया गया था। जी जी प्रणाम। और बताइए। 17वां संविधान संशोधन, 70 है, 71वां है। आप जरा सर्च कर लीजिए तो तुरंत इसी जगह, तो नेट पे जरा सर्च करिए। हाँ 70, अच्छा। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अच्छा, तो ठीक है, ऐसा करिए, मेरे दिमाग में तो 71 बैठा था, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिए। वैसे मैं अपनी बुक, जिस बुक से मैं पढ़ा था, ठीक है, उसको एक बार मैं देखूंगा पुनः, ठीक है। लेकिन जब नेट पे आ रहा है, हर जगह आ रहा है, तो 70 सही होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये बताइए, इसमें क्या पूरा वर्ड क्या लिखा गया है? कोई एक बोले भाई। बड़ी आवाज आ रही, चलिए कोई बात नहीं अभी, ठीक है, आप उसको 70 बना लीजिए, मैं फिर थोड़ा सा देखूंगा, मैं खुद, हमको लग रहा है मैं विस्कृत कर रहा हूँ। चलिए, 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को इसमें शामिल किया गया है। तो आप अब कदापि मत लगाइएगा, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें राज्य
सभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्वाचन मंडल आपने देख लिया। अब देखिए निर्वाचन की रीत क्या है। निर्वाचन की रीत के लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो शब्दावली है कि समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और उसमें एकल संक्रमणीय मत। ये थोड़ा सा आप टिपिकल शब्दावली है, इसको आप समझ लीजिए कि क्या शब्दावली क्या कहती है। ठीक है, 55 में कहा गया है पहली बात कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों का मत मूल्य निकालने की जो प्रथा है वो समान आनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि सभी सदस्यों का मूल्य जो है वो समान रहेगा राज्यों की विधानसभा का। ठीक है, और उसके बाद उस विधानसभाओं के टोटल विधानसभाओं के मतों का मूल्य सांसद जो रहते हैं, जो संसद लोकसभा राज्यसभा रहती है, उनके सदस्यों के मत मूल्य के बराबर रहेगा। ठीक है, ये आपका समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये हुआ। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक लोग उसमें शामिल हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 लोग हैं, तो जो सदस्य मत देने वाले हैं वो वरीयता क्रम में सभी को वोट देंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 सदस्य शामिल हैं, तो पहले नंबर पे हमको किसी को वोट देना है, तो वो वरीयता क्रम के सामने आप पहला नंबर लिखेंगे, एकल संक्रमणीय मत। दूसरे नंबर के सामने अगर मान लीजिए दूसरे को तीसरे नंबर का वरीयता देना है तो उसके सामने 3 लिखेंगे। ठीक है, तीसरे को दूसरे नंबर की वरीयता देनी है तो उसके सामने 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से एकल संक्रमणीय मत इसको कहा जाता है। और सभी सदस्यों के मतलब विधानसभाओं के सदस्यों का जो मत मूल्य है वो निकालने की समरूप प्रणाली होगी, और उनका जो मूल्य होगा समस्त विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य लोकसभा तथा राज्यसभा के समस्त निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जी अंशु जी? सर नहीं समझ में आया। अंशु जी नहीं समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, एक बार और बता दीजिए। देखिए सुनिए, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि विधानसभा, भाई विधानसभा हमारे यहाँ कितनी है इस समय? 28 राज्यों की विधानसभा, 2 केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा ले लीजिए। इसके विधानसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, कहीं आप जैसे भारत उत्तर प्रदेश में 400 मान लीजिए, ठीक है, कहीं पे अभी चुनाव हुआ आपके राजस्थान में, एमपी में मान लीजिए वहां 230 है, ठीक, एक जगह 126 है, एक जगह 90 है। ठीक है, अब इन सदस्यों का पहले एक सदस्य का मत मूल्य निकाला जाएगा। ठीक, एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकलेगा? अच्छा, सभी राज्यों के सदस्यों का जो मत मूल्य है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्यों के सदस्यों का मत मूल्य है और एमपी के राज्यों के सदस्यों का मत मूल्य है,
तो सभी राज्यों के जो सदस्यों का मत मूल्य है वो एक प्रणाली के द्वारा निकाला जाएगा। वो कैसे निकाला जाएगा जरा देखिए। वो प्रणाली है, देखिए, विधान सभा के एक सदस्य का मत मूल्य। ठीक, यह मूल्य कैसे निकलेगा? यह मूल्य निकलेगा कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, गुणे 1/1000, 1/1000। ये विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए एक सदस्य का मत मूल्य, मैं आपको उदाहरण दूं, 50 आ गया। ठीक है, तो 400 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, तो 400 सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा? 400 से इसमें गुणा कर दे, 4×5 = 20, इतना हो गया, 20,000 हो गया। इसी तरीके से प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000। ठीक है, आया बात समझ में? आम्रपाली जी, जी सर। बात समझ में आई? जी सर। किसी को कोई डाउट हो तो अपने माइक को ऑन करके वो मुझसे वार्ता कर ले। मनीषा जी, बात समझ में आई है? जी सर। ठीक है, अब ये सदस्य का मत मूल्य आ गया। अब हमको क्या करना है कि संसद के एक सदस्य का मत मूल्य, जो सांसद है विधान लोकसभा तथा राज्यसभा, उनके है संसद के एक सदस्य का मत मूल्य। ये क्या होगा? कुल विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य जो है। ठीक है, यहाँ क्या है? कुल विधानसभा के सदस्यों का कुल मत मूल्य बटे संसद, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में 540 सदस्य हैं और राज्यसभा में मान लीजिए कि 250 सदस्य हैं। ठीक है, 245 सदस्य। ठीक है, तो 540 और 245 आप जोड़ डालिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसको आप नीचे रखेंगे और कुल विधानसभा के सदस्यों के कुल मत मूल्य को आप ऊपर रखेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, तो संसद के एक सदस्य का मत मूल्य हो जाएगा। अब ये क्या होगा? विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर संसद के सदस्यों का मत मूल्य, संसद के सदस्यों का मत मूल्य, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये बराबर आ जाएगा दोनों का, तो हम ये घोषित करेंगे कि कितने मत प्राप्त करने के बाद, ठीक है, कितने मत प्राप्त करने के बाद वो राष्ट्रपति का वो व्यक्ति निर्वाचित कहलाएगा।
ठीक है। तो इन दोनों सदस्यों, विधानसभा तथा लोकसभा के टोटल सदस्यों का मत मूल्य जो रहेगा, ठीक है, वो बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, चूंकि बटे जब 2 करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो जो सदस्य उतना प्राप्त करेगा वही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ व्यवस्था राष्ट्रपति के निर्वाचन की। ठीक है, अब मैंने कहा एकल संक्रमणीय मत जो है, मान लीजिए 4 सदस्य खड़े हुए हैं, 4 सदस्य में हम क्या करेंगे, वरीयता के अनुसार सबको मत देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक को मुहर लगाई और फिर चले आए। ठीक है, नहीं, हम सभी सदस्यों को वरीयता के आधार पर मत देंगे। पहले को किसी को पहला, किसी को तीसरा, किसी को चौथा, किसी को दूसरा, ये मत हम देंगे। ठीक है, और फिर इसका कैलकुलेशन जब होगा और जब वो आधे से अधिक प्राप्त कर लेंगे तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। अभी तक हमने इसकी योग्यताएं, अर्हता क्या है, इसके विषय में चर्चा कर ली। संघ कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है, इसके विषय में चर्चा कर ली। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके विषय में चर्चा कर ली। और निर्वाचक मंडल की भी चर्चाएं हो गई कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल रहेंगे। अब राष्ट्रपति जब निर्वाचित होता है तो निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचित के बाद पद ग्रहण की तिथि से, ठीक है, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, मान लीजिए एक बात ये भी है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जब तक पद पे है उसके पहले ही दूसरे निर्वाचन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ देखा जाता है कि 19 जुलाई को करीब राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है। अब 19 जुलाई से 60 दिन के भीतर आप कभी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन करा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाए और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद, ठीक है, जिस तिथि से नया राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेगा उससे 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है, यदि किसी कारण से मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाया उस तिथि तक, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति अपने पद पे तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति ना आ जाए। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति की पदावधि हो गई। इसके पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति पदमुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति जब पदमुक्त होगा तो वह किसको त्यागपत्र देगा, बताएं, किसको देगा? किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद से जब त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति जब अपने पद से त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब एक तो ये पदावधि, मत के पहले अगर त्यागपत्र देना चाहे, ये बात हो गई। अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से नहीं है तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ठीक है, भारत में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। कोई नाम बता सकता है? बताएं। जाकिर और कोई? अंशु जी? नो नो नो, बीवीगिरी नहीं है। देखिए सब प्रश्न वेरी गुड। हमारे यहाँ जो दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति शुरू के हुए, ठीक है,
ठीक है, ये दोनों अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन की और फखरुद्दीन अली अहमद की। उसके बाद एक मुस्लिम राष्ट्रपति आपके कौन होते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो मुस्लिम दो राष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, जाकिर हुसैन की और फखरुद्दीन अली अहमद की। ठीक है, ये हो गया कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद पदभार कौन ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अगर कार्यभार छोड़ना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। यदि कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालने का कार्य करेगा। ठीक है, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ संविधान में दी गई है। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, आप लोग इनका क्रम भी कभी कभी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है कि किस क्रम में ये राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, किसी को पता है? कोई बता सकता है? वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उस किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 15वें। आप राष्ट्रपतियों का क्रम बता सकती हैं? बोलिए पहले तो राजेंद्र प्रसाद है, जी। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक, तीसरा शायद जाकिर हुसैन ही है ठीक, शायद। फिर सर उनके जाने के बाद तो दो कोई आते हैं, दो तीन कोई आते हैं, उनके मतलब कार्यवाहक के रूप में आते हैं। कोई व्यक्ति, जितने भी हमारे यहाँ ये स्टूडेंट उपस्थित हैं उसमें कोई चीटिंग करके नहीं बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो दिमाग में रखने की कोशिश करिए। प्रशांत जी, राष्ट्रपति का क्रम बता सकते हैं? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, हाँ फिर इनकी मृत्यु के बाद बीबी गिरी, हाँ फिर फखरुद्दीन अली अहमद, जी। फिर बीबी गिरी। नहीं, बीबी गिरी कार्यवाहक की बात नहीं है। आप जो है कार्यवाहक को छोड़ दें। नीलम संजीव रेड्डी, हाँ, फिर के आर नारायणन। नो, देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, चूंकि कभी कभी हो सकता है क्रम ये पूछ दे कि किस क्रम में कौन राष्ट्रपति हुआ। तो राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, वही एक ऐसे शख्स हैं जिनको 2 बार राष्ट्रपति बनाया गया था। और पहली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आप जरा देखिए कि 1952 में हुआ, लेकिन उसके पहले 1950 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनाया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल दोनों पूरा किए, तो राजेंद्र प्रसाद को कार्यकाल के हिसाब से तो 2 माना जाएगा, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से 1। ठीक, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी होते हैं, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल सरवण, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, राम गोविंद। ठीक है, और उसके बाद आपके द्रौपदी मुर्मू, ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और इसमें से 2 राष्ट्रपति आपके जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान होती है, और नीलम संजीव रेड्डी इकलौते ऐसे राष्ट्रपति चुने जाते हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है,
आप लोग इसको अपनी बुक से देख लीजिएगा, क्रम को, क्रम यही है, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी निर्विरोध, ठीक, और कार्यकाल के दौरान मृत्यु, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक। ये तो हमारे राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति के विषय में हम राष्ट्रपति का जब चुनाव करते हैं, उनके लिए जो योग्यताएं हैं वो तो आपको पता है, लेकिन राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसके लिए 50 सदस्यों का, जो 50 सांसद है उनका प्रस्तावक 50 सदस्यों के द्वारा होना चाहिए और 50 सदस्यों द्वारा उनका अनुमोदन भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि संसद की कितने 50 सदस्य, 50 सदस्य, ये क्या होगा, प्रस्तावक होगा, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, और फिर उसके बाद 50 सदस्य अनुमोदक होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों का भी, ऐसे व्यक्ति अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है वो लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव उसके रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। और राज्यों के जो निर्वाचन, जो लोकसभा, वो विधानसभा है, उसके जो महासचिव होते हैं उनको सहायक निर्वाचन के रूप में नामित किया जाता है। यानी कि इनकी देखरेख कौन करता है निर्वाचन की, आपके लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग उस पूरे निर्वाचन के कार्य को मैनेज करता है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कराने का दायित्व किसके पास है, निर्वाचन आयोग के पास, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनाया गया, राज्यसभा के महासचिव या लोकसभा के महासचिव इसके रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं, ठीक है। 50 सदस्य इसके प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य इसके अनुमोदक के रूप में शामिल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियां हमने आपको बता दी। राष्ट्रपति हमारे यहाँ कौन कौन बने इसको मैंने बता दिया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में चर्चा कर ले, ठीक है। अब हम आते हैं कि राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति जब तक अपने, हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये यहाँ उठता है टॉपिक में कि अगर राष्ट्रपति के पद को के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उस विवाद का पटाक्षेप किसके द्वारा किया जाएगा, बताएं। राष्ट्रपति के संबंध में उठने वाले विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, एक चीज और बताइए, संसद के सदस्य के रूप में जो संसद के सदस्यों का अगर विवाद है तो उसका कौन देखता है विवाद को, लोकसभा अध्यक्ष देखेगा। संसद के सदस्य का, यदि संसद भवन के अंदर होता है तब। नहीं, संसद के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनके निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद आता है तो कौन देखेगा, यदि संबंधी अगर तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही आएगा। नहीं बेटा, इस चीज को निर्वाचन आयोग सर, नो, वो भी नहीं देखेगा। सुनिए, इस चीज को मैंने इसलिए रखा कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित अगर विवाद आता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय देखता है, लेकिन संसद के सदस्यों से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण राष्ट्रपति करता है, किसकी सहायता से, निर्वाचन आयोग की सहायता से करता है।
आया आया समझ में? और आपको बता दें ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, हम लोगों का कंफ्यूजन बरकरार। सर एक प्रश्न और हमने सीरीज में ही देखे हैं जी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है? हाँ ठीक, पहला तो राज्य से संबंधित विवाद, हाँ ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन, या तो राज्यों के बीच होने वाला नदी जल विवाद। नहीं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। इसको अगर देखिए, अगर दो राज्यों के बीच अगर जल विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको देखेगा। सर्वोच्च न्यायालय का तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, तो तीन ही राज्यों का, दो राज्यों के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, संघ या राज्य के विवाद। देखिए, संघ दो राज्यों के, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच की बात या संघ और राज्यों के बीच की बात, इसका जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा दोनों। इसमें राष्ट्रपति कोई भूमिका नहीं रहती इसकी। इस सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में आता है। हाँ हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का ना, राष्ट्रपति का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो कौन कौन सा आंसर बताया जरा? हाँ हाँ ठीक नदी जल विवाद, ठीक, तीनों ठीक। तीनों आंसर होगा, लेकिन सर उसमें आंसर की हम देखें तो उसमें जो है ये नदी जल विवाद को निकाल दिया गया है। नहीं, नदी, देखिए आपको बताएं, कभी कभी नदी के जल के विवाद के लिए आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब कभी भी मैटर दो राज्यों के बीच का हो या संघ राज्य के बीच का हो, है ना, तो हमेशा ये सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगा। ठीक है, जैसे आपने कावेरी ट्रिब्यूनल की बात देखी होगी, कावेरी, हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही आता है। हाँ हाँ, तो ये बात है, ठीक है। अब बेटा ये ध्यान देना कि राष्ट्रपति से संबंधित विवाद अगर है तो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, और संसद के सदस्य से संबंधित अगर विवाद है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्णय करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित विवाद के विषय में चर्चा हो गई, और राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वर्तमान में 5 लाख रुपए पर मंथ उसका वेतन दिया जाता है, और उसके सेवानिवृत्ति के बाद उसे 1.5 लाख रुपए पेंशन प्रदान की जाती है। ठीक है, अब जो मुख्य प्रश्न आता है वो है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, उसकी कौन कौन सी शक्ति है। ठीक है, तो पहला आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत इस शक्तियों के अंतर्गत पहला एक है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, देखिए यहां मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि शक्तियों के पहले आप एक जरा देख लीजिए कि राष्ट्रपति या तो अपना पद जब त्याग देता है तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति अगर दोषी हो जाए, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हटाया जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति कोई काम जो करता है और उसके बाद उसको पद से हटा दिया जाता है, मान लीजिए महाभियोग के द्वारा उसको पद से हटा दिया जाए, तो क्या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके कार्य अवैधानिक हो जाएंगे? बताएं। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके कार्य अवैधानिक नहीं होंगे।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है तो उस पद पर कार्य करते हुए जो कार्य किए गए वो अवैधानिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था की गई है। ठीक, हम शक्तियों से पहले थोड़ा उस पर चर्चा कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। महाभियोग की व्यवस्था की गई है। महाभियोग राष्ट्रपति पर जो चलाया जाता है यह कहां से लिया गया है? ये किस देश के संविधान से है? जी मनीषा जी, यूएसए के संविधान से। यूएसओ के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और यूएसए के संविधान से लिया गया है। हाँ, तो यूएसए कौन है भैया? अमेरिका तो। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया। और हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभियोग हटाने की प्रथा जो हमारे यहाँ लिखा संविधान में उल्लेख है वो किसमें किया गया है? 61 में किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आने की संभावना प्रबल है। 61 में इसकी व्यवस्था की गई है। और महाभियोग के द्वारा कैसे हटाया जाता है? देखिए, महाभियोग, जरा एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि महाभियोग क्या संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है? जी सर। ठीक, नो, नहीं प्रशांत जी, महाभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। लोकसभा की बात नहीं है, किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद चर्चाएं करते हैं। देखिए, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक, किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन लाने से पहले उस सदन के 1/4 सदस्य अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा की 1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को आरोप देंगे। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में चलाया गया तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, और राज्यसभा में चला गया तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले उसको आरोपित करेंगे। ठीक है, और 14 दिन बाद, मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं राज्यसभा का, 14 दिन बाद महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होगी। और कार्रवाई जब प्रारंभ होगी तो इस पे बहस होगी। बहस के बाद राज्यसभा जब पारित किया जाएगा प्रस्ताव को, तो राज्यसभा के बहुमत, ठीक है, और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उदाहरण देखिए जरा, अगर राज्यसभा में 250 सदस्य हैं तो बहुमत के लिए कितने सदस्य चाहिए? ठीक है, 126। ठीक है, 126 मत ये होना चाहिए और इससे कम नहीं। और दूसरा क्या है? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य। मान लीजिए कि राज्यसभा में उस समय उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या 240 था। ठीक है, तो 240 का 2/3, 2/3। ठीक है, और 3 8 24, 80 80 दूना 160। 160 सदस्य कम नहीं होना चाहिए, यानी कि उस सदन का
बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत से वह प्रस्ताव पारित किया जाएगा और प्रस्ताव पारित करने के बाद वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और जब दूसरे सदन में जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर जब बहस होगी तो राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होगा या तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या वकील के माध्यम से उसका उत्तर देगा। अगर दूसरा सदन भी अपने बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 मत के द्वारा वह प्रस्ताव पारित कर देता है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा के लिए महाभियोग पारित हो जाता है और उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। शक्तियों में देखिए, एक कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, ठीक, दूसरी विधायी शक्ति, ठीक, तीसरी राजनयिक शक्ति, ठीक, चौथी आपकी सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति, पांचवी आपकी वित्त संबंधी शक्ति और छठी आपकी न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और सातवीं आपकी आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, राजनयिक शक्ति, सैनिक शक्ति, वित्त संबंधी शक्ति, न्यायिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति। अब हम कार्यपालिका शक्ति से संबंधित आज चर्चा कर लेते हैं और क्योंकि टाइम हो रहा है तो शेष चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन एक पॉइंट की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहली बात तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त। ठीक है, वह सदन में जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, एक इसकी कार्यपालिका शक्ति ऐसा है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्ति। ठीक है, दूसरे इसकी शक्ति जो कार्यपालिका से संबंधित है वह नियुक्ति का अधिकार। देखिए, पूरे भारत का अन्य देशों के साथ जो संबंध बनते हैं, जो संधियां होती हैं, जो वैदेशिक संबंध बनते हैं, सारी चीज जब राष्ट्र का नाम आएगा तो हम उसको किसके द्वारा वो करेंगे? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित किए जाते हैं। अब देखिए, नियुक्ति संबंधी अधिकार में क्या है? हमारे यहाँ महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के, इसकी नियुक्ति यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति इसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति। एक और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? जब दो या दो से अधिक राज्य या ठीक है आपस में एक लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग संघ शासित राज्यों के प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के
अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रभाषा राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी सदस्य के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से इतनी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके साथ साथ विभिन्न जो आयोग बनाए जाते हैं उन आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी राष्ट्रपति की क्या हुई, कार्यपालिका शक्ति हो गई, ठीक है। अभी विधायी शक्ति को हम छोड़ देते हैं। विधायी शक्ति को क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी राजनयिक शक्ति पे चर्चा कर लेते हैं। राजनयिक शक्ति में क्या होता है कि विभिन्न देशों के साथ जो भारत के संबंध बनते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है, ठीक है, अम्बासडर जिसको कहते हैं, ठीक है। उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक। और विभिन्न देशों के जो राजनयिक भारत में नियुक्त होते हैं, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति को मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये राजनयिकों की नियुक्ति से संबंधित हो गया। सैनिक शक्ति से संबंधित जो है, राष्ट्रपति हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है, ठीक। और तीनों सेनाओं का, जैसे थल सेना, जल सेना और नभ सेना, इसका सर्वोच्च कमांडर क्या है, राष्ट्रपति कहलाता है। और तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आपका सैनिक कार्य हो गया और राजनयिक कार्य हो गया, ठीक है। अब हम तीन आपको वित्त संबंधी और न्यायिक संबंधी, आपात और विधायी कार्य, इसकी चर्चा अब हम कल करते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप राष्ट्रपति को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और जो जिन बातों पे हम लोगों ने चर्चा की है उन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, चलिए।